जय हिंद मित्रों। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। ये हमारी इलेक्शन वाली वीडियो सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कैसे की जाती है इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टीज़ फंड इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस का इस्तेमाल करती हैं, डिफरेंट एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट्स हैं, अधिकार हैं फंड्स इकट्ठा करने के। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951 में जो सेक्शन 29B है उसके तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, मतलब अपनी इच्छा से वो कोई भी चंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकता है। लेकिन वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकती, जैसे कि जो पीएसयूज वगैरह हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो ये चंदा नहीं दे सकती। फिर आते हैं सेक्शन 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनको जो भी डोनेशन मिलता है तो उसमें जितने भी डोनेशन जो 20,000 रुपीज़ के ऊपर के डिनोमिनेशन के होंगे उसका डिक्लेरेशन और उसका रिपोर्ट बना के उसको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है। दिस इज द नॉर्म। अगर 20,000 से कम का कोई डोनेशन है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को किसी प्रकार की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये जो डिक्लेरेशन है और जो फंडिंग का जो रिपोर्ट है, जो भी 20,000 के ऊपर के उसको फंड मिल रहा है, अगर उसका वो रिपोर्ट एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं करती है तो उसको कोई भी टैक्स रिलीफ और स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी इनकम होती है फंडिंग के द्वारा वो सारी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अगर वो ये जो रिपोर्ट है फंडिंग की वो इलेक्शन कमीशन को स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सबमिट नहीं किए देन पॉलिटिकल पार्टीज को वो टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं कि क्या क्या मेथड्स प्रोवाइडेड हैं फंड रेजिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सबसे पहला तो इंडिविजुअल डोनेशंस जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, सेक्शन 29B ऑफ आरपीए, उसके तहत कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। उसके अलावा स्टेट और पब्लिक फंडिंग भी होती है। तो उसमें एक है डायरेक्ट फंडिंग जिसमें गवर्नमेंट जो है वो खुद ही पार्टीज को फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन भारत में अभी डायरेक्ट फंडिंग प्रोहिबिटेड है। तो भारत में जो है वो गवर्नमेंट किसी प्रकार की डायरेक्ट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देती। हालांकि इनडायरेक्ट फंडिंग का कॉन्सेप्ट है भारत में। इनडायरेक्ट फंडिंग में जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली फंड नहीं करती किसी भी पार्टी को, लेकिन कुछ कंसेशन दे सकती है, जैसे कि फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस फॉर रैलीज। तो अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में पॉलिटिकल पार्टी को रैली करना है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री एक्सेस टू मीडिया, जैसे कि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं नेशनल और स्टेट लेवल की, जैसा कि हमने पीछे वीडियोस में देखा था, तो वो उनको जो मीडिया का एक्सेस है, जो गवर्नमेंट ओन्ड मीडिया है, उसका एक्सेस फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी सब्सिडाइज्ड होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो इस प्रकार की इनडायरेक्ट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। उसके अलावा कॉरपोरेट फंडिंग और इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो कॉरपोरेट फंडिंग जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न की जाती है, जिसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके तहत कोई भी कंपनी या कॉरपोरेट वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड प्रोवाइड करेगी। तो अब कॉरपोरेट फंडिंग से रिलेटेड क्या नॉर्म्स हैं। तो कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहती है तो वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, अदरवाइज वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं दे सकती। दिस इज मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। और जो कंपनी है वो मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो किसी भी कंपनी का पिछले 3 साल का जो भी मुनाफा होगा, ठीक है, उसके एवरेज का वो 7.5% मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं डोनेट कर सकती। मैक्सिमम वो 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 साइमल्टेनियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो ये नॉर्म इसलिए भी लाया गया था क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
किसी कंपनी को फोर्स न कर सके ज़्यादा डोनेशन देने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 7.5% की है। लेकिन ये जो कैप है 7.5% का, ये फाइनेंस एक्ट 2017 में रिमूव कर दिया गया था। आपको बता दूं कि इसी एक्ट के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम भी लाई गई थी भारत में, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और ये जो 7.5% का जो कैप हटा दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2017, मतलब कि 2017 के बाद कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहे उतना डोनेशन दे सकती थी। वो जो लिमिट थी 7.5% की, वो हटा दिया गया था। अब इसमें और भी डेवलपमेंट हुए हैं आगे, जिसके बाद ये वापस से ये 7.5% का कैप और लिमिट आ गई है। उसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फिर आते हैं हम कि कैश डोनेशन जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को देता है उसकी लिमिट क्या है, मैक्सिमम कितना आप कैश में डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2017 के पहले ये लिमिट 20,000 की थी, मतलब कि 20,000 तक का अमाउंट आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश में डोनेट कर सकते हैं, और उसका हिसाब किताब, उसकी रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी को कहीं भी सबमिट नहीं करनी होती थी। लेकिन 2017 के बजट में इस लिमिट को घटाकर 2,000 कर दिया गया। मतलब अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ज़्यादा कैश में डोनेट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर उसको 2,000 से ज़्यादा डोनेट करना है तो या फिर वो चेक के थ्रू करे, या फिर बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू करे, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू करे, वो कैश के थ्रू नहीं कर सकती। ठीक है, और 2,000 से कम के जो भी डोनेशंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे, उसका कोई भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने की बाध्यता नहीं थी। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी 2,000 से नीचे के डोनेशन मिले हैं उसका स्वयं के पास रिकॉर्ड रखने की बाध्यता दी गई थी, कि स्वयं के पास रिकॉर्ड रखने हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं करना है, जितने भी कैश डोनेशंस जो 2,000 रुपए से कम के प्राप्त हुए हैं। फिर आते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, जो कि 2017 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2018 से लागू किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट होता है, तो जिसको आप एसबीआई की ब्रांच से जाके खरीद सकते हैं। उस पे जो खरीदने वाले का नाम भी नहीं होता है और किस पार्टी को वो दिया जा रहा है वो भी मेंशन नहीं होता। तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड जाके एसबीआई से खरीदते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको वो बॉन्ड जमा करना है तो एसबीआई की ही ब्रांच में उसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में वो आप जमा कर देते हैं। तो जो बॉन्ड होता है उस पर किसी भी बायर या पेई का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ एनोनिमस बॉन्ड है, कि वो पता नहीं चलेगा कि किसने वो बॉन्ड किस पार्टी को डोनेट किया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसी भी इंडियन सिटीजन्स के द्वारा खरीदा जा सकता है, या फिर कोई भी एंटिटी, मतलब कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हो उसके द्वारा भी खरीदा जा सकता है, और फिर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा डोनेट करने के लिए आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया है। सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती हैं, और उनमें भी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लास्ट जनरल इलेक्शन में कम से कम 1% वोट शेयर हासिल किया हो, सिर्फ वही एलिजिबल होती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन प्राप्त करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और फिर 1 करोड़, इन्हीं 5 डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको 2,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इन्हीं 5 डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होते हैं। और जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो बायर का इंफॉर्मेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो रहता नहीं है, लेकिन बैंक के पास ऑब्वियसली उसकी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन बैंक उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है अनटिल अनलेस वो इंफॉर्मेशन किसी कोर्ट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा ना मांगा जाए। तो बायर की इंफॉर्मेशन बैंक के पास कॉन्फिडेंशियल रहती है, और बॉन्ड जो होता है उस पर तो वो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है कि किसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है।
अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है ये इस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई है। तो रिसेंटली 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये ऑर्डर था कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज है इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसके तहत कोई भी वोटर जो है ये नहीं जान सकता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जो बायर की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ये जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो अब जब ये बॉन्ड वाली स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई है, तो फिर 2017 में जब ये बॉन्ड लागू हुआ था, उसके पहले वाला जो सिस्टम था वो फिर से इन्फोर्स्ड हो जाएगा। तो उसके पहले वाला सिस्टम क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी चंदा मिल रहा है, जो भी डोनेशन मिल रहा है, अगर वो 20,000 रुपए के ऊपर के डिनोमिनेशन का है तो उसका रिपोर्ट उसको इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ेगा। और पिछला एक और प्रोविजन फिर से लागू हो जाएगा, जिसमें किसी भी कंपनी की जो लिमिट थी कि वो कितना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है, वो 7.5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ये लिमिट फिर से लागू हो जाएगी, जिस लिमिट को 2017 में हटा दिया गया था। तो ये 7.5% वाली लिमिट फिर से लागू हो जाएगी। तो अभी का जो स्टेटस है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके वो ये है। फिर फॉरेन फंडिंग इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलाउड है कि नहीं? तो फॉरेन फंडिंग जो है वो किसी प्रकार की भी फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो किसी एनजीओ को हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को हो, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रेगुलेट होती है। और इस एक्ट में समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं, परंतु अभी का जो स्टेटस है मार्च 2018 के बाद जो इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद फॉरेन कंपनीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकती हैं। मतलब इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एलिजिबल हैं किसी भी फॉरेन कंपनीज से फंड लेने के लिए। हालांकि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट मोटे मोटे तौर पे दे आर एलिजिबल टू टेक द फॉरेन फंड्स। अब जैसे कि भारत में हमने देख लिया कि क्या सिस्टम है इलेक्टोरल फंडिंग का फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड्स के डिफरेंट डेमोक्रेसीज में क्या सिस्टम्स है इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर, और भारत उससे क्या सीख सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में बैन है कि कोई भी कॉरपोरेशन या फिर नेशनल बैंक वो किसी भी कैंडिडेट को फंड नहीं कर सकता अगर वो कैंडिडेट किसी भी पब्लिक ऑफिस को कंटेस्ट कर रहा है। मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर किसी पब्लिक ऑफिस के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो कोई भी कॉरपोरेशन, मतलब कोई भी कंपनी या नेशनल बैंक उसको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। हालांकि भारत में आपने देखा कि वो अलाउड है, बस उसकी लिमिट है 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकती वो कंपनी। यूनाइटेड किंगडम में भी कंपनीज जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पे एक कैविएट है कि विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल को लेकर ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है। फ्रांस में क्या रूल है? तो फ्रांस में जो है वो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है, जिसको हम डायरेक्ट फंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो है वो डायरेक्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फंड करता है, और सारे के सारे कॉर्पोरेट डोनेशंस और बिजनेस हाउसेस के द्वारा जो डोनेशंस दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को वो बैन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जितनी भी फंडिंग है वो स्टेट के द्वारा ही होगी, मतलब गवर्नमेंट ही फंड करेगी पॉलिटिकल पार्टीज को। जर्मनी में भी इसी प्रकार का एक रूल था कि जहां पे स्टेट ही फंड करता था पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आप देखिए, अगर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहा है और सारे के सारे इंडिविजुअल डोनेशंस और कॉर्पोरेट हाउसेस वाले डोनेशंस अगर बैन है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जनता के पास जाना कम करेंगी, क्योंकि जनता से उन्हें कोई भी डोनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से एक प्रकार का एलियनेशन देखने को मिला मास और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। एक वो जो कनेक्शन था एक वो वीक देखने को मिला। तो 1994 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी जर्मनी की, उसने ये रूलिंग दी कि ओवर रिलायंस ऑन
स्टेट फंडिंग इज नॉट एन इफेक्टिव टूल। मतलब सिर्फ हमको स्टेट फंडिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए, इससे पॉलिटिकल पार्टी और मासेस के बीच का जो कनेक्शन है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो वीक हो रहा है, जो कि डेट्रीमेंटल है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो इस रूल को थोड़ा रिलैक्स किया गया फिर जर्मनी में 1994 के बाद, और अभी वहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टी और कॉर्पोरेट हाउसेस के कॉन्ट्रीब्यूशन वो कुछ हद तक अलाउड है, और स्टेट फंडिंग भी साथ साथ अलाउड है। तो ये जो वर्ल्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे इंडिया अपने इलेक्टोरल फंडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कैविएट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको इम्प्रूव कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।